आज हम 12वीं क्लास के हिंदी अनिवार्य का चौथा मॉडल पेपर देखेंगे। जी हाँ, 3 मॉडल पेपर हमने हल कर लिए हैं और आज ये चौथा मॉडल पेपर है। बोर्ड परीक्षा 2025 में कैसा आएगा उसी के आधार पर ये बनाया गया ब्लूप्रिंट और मॉडल पेपर जो बोर्ड ने जारी किया है उसी को फॉलो किया गया है। आप सभी मॉडल पेपर जरूर देखें ताकि आपका पेपर अच्छे से हो सके। ये कुछ निर्देश हैं जो प्रत्येक मॉडल पेपर में हम बात करते हैं, इनके बारे में इनका जरूर पालन करें। मॉडल पेपर 4 हिंदी अनिवार्य कक्षा 12, सबसे पहले खंड ए देखेंगे जिसमें आपके 16 MCQ जाएंगे। पहला प्रश्न कह रहा है कि बहुचयनात्मक प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना, एक टेबल बनानी है और 16 ही MCQज वहां हल करने हैं। इनका क्रम नहीं बदलना, जो क्रम है वही रखना है। पहला प्रश्न कह रहा है कि बाजार दर्शन निबंध के लेखक कौन है। तो जो गद्य में अपने पाठ लगा रखा है, जैनेन्द्र का निबंध है बाजार दर्शन। तो यहाँ देखिए 4 ऑप्शन है, रेणु, यशपाल, जैनेन्द्र, धर्मवीर भारती। तो सही उत्तर हो जाएगा स वाला विकल्प, जैनेन्द्र। जैनेन्द्र जो हैं वो आपके मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार हैं, ये याद रखेंगे क्योंकि पूछा भी जा सकता है। मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार हैं और परख, सुनीता और त्यागपत्र, ये इनके प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक उपन्यास हैं। बाजार दर्शन निबंध में उपभोक्तावाद और बाजारवाद पर चर्चा की गई है। बाजार का अगर हम सही से उपयोग नहीं करेंगे तो वो हमारा शोषण करेगा, शोषण का स्थल बन जाएगा। दूसरा प्रश्न है काले मेघा पानी दे में किसके द्वंद्व का सुंदर चित्रण किया गया है। लोक प्रचलित विश्वास और विज्ञान, अर्थशास्त्र विज्ञान, समाजशास्त्र विश्वास, धर्म अधर्म। तो पहला वाला विकल्प सही है, लोक प्रचलित विश्वास और विज्ञान। लोक प्रचलित विश्वास का प्रतिनिधित्व कर रही है लेखक की जी और विज्ञान का प्रतिनिधित्व कर रहा है लेखक स्वयं धर्मवीर भारती। आपको लेखक का भी नाम पता होना चाहिए। धर्मवीर भारती का ये जो है काले मेघा पानी दे संस्मरण है। और धर्मवीर भारती के बारे में यदि हम बात करेंगे तो गुनाहों का देवता और सूरज का 7वां घोड़ा इनके प्रसिद्ध उपन्यास है। श्रम विभाजन को किसका दूसरा रूप माना गया है। अंधविश्वास का, विकसित समाज का, जाति प्रथा का, क्षमता निर्धारण का। सही उत्तर हो जाएगा जाति प्रथा का दूसरा रूप श्रम विभाजन को माना गया है। जो भीमराव जी अंबेडकर का जो भाषण लगा रखा है, नाम आपको ध्यान होना चाहिए, अंग्रेजी में था वो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। एनी क्योंकि पूछा जा सकता है इसलिए लिख रहा हूं मैं, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। ये 1936 में जो जाति पाति तोड़क मंडल लाहौर का वार्षिक अधिवेशन होना था उसमें इनको ये भाषण देना था। और इसका अनुवाद किया है किस नाम से किया, ये भी आपको ध्यान होना चाहिए, जाति भेद का उच्छेद। जाति भेद का उच्छेद नाम से लल्लई सिंह यादव ने इसका अनुवाद किया। दलित उत्थान के लिए भीमराव अंबेडकर जी ने बहुत प्रयास किए हैं। लेखक ने सीरीज को क्या कहा, वीर योद्धा, कालजयी अवधूत, प्रकृति संरक्षक, पागल प्रेमी। कालजयी अवधूत का है। लेखक कौन है पहले आपको ध्यान होना चाहिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने सीरीज को कालजयी अवधूत कहा है। और चाहे गर्मी हो, चाहे लू हो, चाहे आंधी हो, इस सीरीज के फूल हमेशा खिले रहते हैं। इनके फूलों की विशेषताओं का यहाँ वर्णन किया है और मनुष्य को विपरीत परिस्थितियों में अविचल बने रहने का संदेश लेखक द्विवेदी जी ने दिया है। इसके फूल कोमल होते हैं, फल कठोर होते हैं, आसानी से अपनी जगह नहीं छोड़ते हैं। पर्दे पर किसकी कीमत है, संवेदना की, वक्त की, दर्शक की, दर्द की। तो वक्त की कीमत है। जो रघुवीर साय की कविता लगा रखी है अपने, रघुवीर साय की कविता है कैमरे में बंद अपाहिज। कैमरे में बंद अपाहिज। और इस कविता में आपको पता है कि एक विकलांग को मीडिया दूरदर्शन पर लाया जाता है और उसकी संवेदना का व्यापार किया जाता है। जो मीडिया का जो रवैया है वो रवैया कैसा है, संवेदनहीन है। उस संवेदनहीन रवैये पर यहाँ पर कवि ने जो है
कटाक्ष किया है। और रघुवीर साय मूलतः ये जो पेशे से पत्रकार थे। कवि ने ए विप्लव के वीर किसे कहा है? दुखी किसान को, पूंजीपति वर्ग को, शोषक वर्ग को, क्रांति के बादलों को। तो क्रांति के बादलों को विप्लव के वीर कहा है। कविता किसकी है? निराला की। नाम क्या है? बादल राग। और छठा खंड अपने पाठ्य पुस्तक में शामिल किया है। किसमें संकलित है ये? अनामिका काव्य संग्रह में। अनामिका काव्य संग्रह में ये संकलित है। छठा खंड अपने शामिल किया है। और सबसे इंपॉर्टेंट लघु मानव, लघु मानव या आम आदमी का जो दुख है, आम आदमी के दुख के लिए, उसको दुख को समाप्त करने के लिए लेखक जो है बादलों को क्रांति के रूप में बुला रहा है। पूंजीपति वर्ग किस तरह से किसान मजदूर वर्ग का जो शोषण करता है, फिर वो क्रांति के लिए मजबूर हो जाते हैं। बालक किस पर ललचाया है? सूरज पर, चांद पर, तारे पर, खिलौने पर। बालक जो है चांद पर ललचाई है। रुबाइयां, नाम सुना होगा आपने। रुबाइयां किसकी है? फिराक गोरखपुरी की। ये रुबाइयां फिराक गोरखपुरी की है। और इसमें वात्सल्य रस का वर्णन है। कौन से रस का? वात्सल्य रस का। जब हम फिराक की ये रुबाइयां देखते हैं जिसमें वात्सल्य रस का वर्णन है, तो हमें अनायास हिंदी के सूरदास की याद आ जाती, क्योंकि ये उनसे मिलता जुलता है। मौखिक भाषा को लिखने के लिए जिन लेखन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? भाषा, व्याकरण, लिपि, बोली, उसे कहते हैं हम लिपि। लेखन चिन्ह आ जाए, लिपि करना है। और शुद्ध लिखना बोलना आ जाए, ऐसा शास्त्र व्याकरण। भाषा को शुद्ध लिखना और बोलना पढ़ना सिखाए, ऐसा शास्त्र व्याकरण। भाषा अभिव्यक्ति का माध्यम है। हम विचारों का आदान प्रदान करने के लिए जिस माध्यम का प्रयोग करते हैं वो भाषा है। बोली, ये भाषा का सीमित रूप है। सीमित क्षेत्र में बोले जाने वाली भाषा जो है बोली कहलाती है। पार्लियामेंट शब्द का सही अर्थ क्या? संसद, अधिनियम, कानून, प्रतिनिधि। पार्लियामेंट का सही शब्द है संसद। पारिभाषिक शब्दावली में से है। अगर आप अधिनियम की बात करेंगे तो अधिनियम को हम एक्ट कहेंगे। कानून की बात करेंगे तो कानून को हम लॉ कहेंगे। और प्रतिनिधि, ये आपके पूछा जाता है। प्रतिनिधि के लिए आप देखिए डेलीगेट्स। डेलीगेट शब्द का प्रतिनिधि हो जाएगा। एक शब्द और चलता है इसके लिए, शिष्टमंडल। शिष्टमंडल के लिए आप डेलीगेशन शब्द का प्रयोग करेंगे। स्पेलिंग आप गलत नहीं लिखेंगे, ये डेलीगेशन। और रिप्रेजेंटेटिव भी इसके लिए आ जाता है शब्द, तो ये याद होने चाहिए। टीवी पर प्रसारित खबरों में क्या महत्वपूर्ण है? विजुअल्स, बाइट, नेट और उपयोग सभी। तो सारे ही सही हैं, क्योंकि विजुअल्स जो चित्र होते हैं घटनास्थल के, वो विजुअल्स कहलाते हैं। बाइट कथन, किसके कथन? प्रत्यक्षदर्शियों के कथन। जो वहां घटनास्थल पर मौजूद लोग हैं उनके जो कथन होते हैं बाइट कहलाते हैं। नेट, ये अनायास जो आवाजें आ जाती है वो नेट कहलाती है। जैसे बरसात हो रही तो टिप टिप की जो आवाज है, पीछे कोलाहल हो रहा, नारे लग रहे हैं, गाड़ियां जा रही है, ये सब नेट साउंड कहलाती है। भारत में पहला छापाखाना कहां खुला था? गोवा में, पूना में, मसूरी में, मुंबई में। पहला छापाखाना खुला था आपके भारत में गोवा में। किसने खोला था? मिशनरियों ने। अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए इन्होंने किताबें छपवाई थी, तो मिशनरियों ने गोवा में ये खोला था। और आपको सन भी याद होना चाहिए, 1556 ईस्वी में। 1556 ईस्वी में गोवा में ये खोला था। अगर वो पूछे कि मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई? मुद्रण की शुरुआत जो है वो चीन से हुई। मुद्रण की शुरुआत चीन से हुई। और पहला छापाखाना पूछे, पहला छापाखाना, तो आपको जर्मनी का गुटेनबर्ग करना है। जर्मनी का गुटेनबर्ग पहला छापाखाना। मुद्रण की शुरुआत चीन और भारत में 1556 गोवा। सिल्वर वेडिंग से क्या आशय है? शादी की 50वीं वर्षगांठ, 25वीं वर्षगांठ, 5वीं वर्षगांठ या 30वीं वर्षगांठ। शादी की जो 25वीं वर्षगांठ है उसके लिए सिल्वर वेडिंग शब्द आया है। और जो यशोधर बाबू हैं, जो कहानी के मुख्य पात्र, लंबी कहानी है मनोहर श्याम जोशी की, उसमें यशोधर बाबू की शादी की 25वीं वर्षगांठ के बारे में बात की गई है। किस प्रकार मनुष्य को मनुष्य बनाए रखने वाले मूल्य अब घिसटते चले जा रहे हैं, और पीढ़ीगत जो अंतराल है वो यहाँ अपने को देखने को मिलता है। यशोधर बाबू के गुरु, इनके मार्गदर्शक हैं किशनदा।
क्या नाम है? किशनदाई इनके गुरु मार्गदर्शक है। भूषण को नौकरी किसकी सहायता से मिली थी? यशोधर बाबू का लड़का था ये, सबसे बड़ा लड़का, और एक विज्ञापन कंपनी में काम करता था। 1500 रुपये इसको महीना दिया जाता था। तो मेनन की सहायता से, पिता की सहायता से, गिरीश की सहायता से, किशनदाई की सहायता से, तो गिरीश की सहायता से भूषण को जो है नौकरी मिली थी। लेखक के अनुसार उनको गड्ढे में कौन धकेल रहा है या रही है? ढोर, खेती, कर्ज, अकाल। खेती, सही उत्तर हो जाएगा खेती, जो आत्मकथात्मक उपन्यास है जूझ, और किसका है? आनंद यादव का, उसमें से यह प्रश्न है। और लेखक मानता है क्योंकि पढ़ने के प्रति उसकी रुचि थी, लेकिन उसके पिता उसको पढ़वाना नहीं चाहते थे, तो उसका मानना था कि खेती से उद्धार नहीं होगा, शिक्षा से ही उद्धार होगा। अगर हम पढ़ लेंगे अच्छे से तो उद्धार हो जाएगा, खेती से उद्धार होने वाला नहीं है। मोहनजोदड़ो के घरों में टहलते हुए लेखक को राजस्थान के किस गांव की याद आई? कुलधरा, चांदन, कटरा, सम। कुलधरा गांव जो जैसलमेर में है, उसकी लेखक को याद आई क्योंकि वहां का वातावरण और मोहनजोदड़ो के जहां वो स्थान पर टहल रहा था वहां का वातावरण एक जैसा है। दुनिया के 2 सबसे नियोजित शहर कौन से हैं? ब्राजील और चंडीगढ़, चंडीगढ़ और दिल्ली, मिस्र और मेसोपोटामिया, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को 2 पुराने नियोजित शहर कहा गया। अतीत में दबे पांव, अतीत में दबे पांव, जो अपना पाठ लगा रखा अतीत में दबे पांव, ये ओम थानवी का पाठ है। और ओम थानवी का ये पाठ जो यात्रा वृत्तांत और रिपोर्ट का मिला जुला रूप है, जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसके स्थल, प्रमुख स्थल मोहनजोदड़ो के बारे में है। इसके बाद आपका दूसरा प्रश्न रिक्त स्थान का आ जाता है। 6 रिक्त स्थान इसमें से पूछे जाएंगे। खड़ी बोली हिंदी के कौन से स्वरूप से निकली है? तो पश्चिमी स्वरूप से। कौन से स्वरूप से निकली है? पश्चिमी स्वरूप से। काव्य में जहां मुख्यार्थ का अतिक्रमण कर लक्षणों के आधार पर किसी दूसरे अर्थ को ग्रहण किया जाए तो वहां कौन सी शब्दशक्ति होती है? वहां लक्षणा शब्दशक्ति होती है। सूर्यास्त हो गया वाक्य में कौन सी शब्दशक्ति है? समय का बोध हो रहा है, 4 बज गए, 5 बज गए, सूर्यास्त हो रहा है, सूर्योदय हो रहा है, दोपहर हो रही, ये सब व्यंजना शब्दशक्ति के उदाहरण है। काव्य में जहां शब्द की एकाधिक आवृत्ति हो, यानी एक से ज्यादा बार आवृत्ति और हर बार उसका अर्थ अलग अलग निकले, तो वहां पर आपका यमक अलंकार होता है। अभिलेख के लिए सही अंग्रेजी शब्द कौन सा है? रिकॉर्ड। जो रिकॉर्ड हम रखते हैं उसको हिंदी में अभिलेख कहते हैं। सुलगी अनुराग की आग वहां, जल से भरपूर तड़ाग जहां। उदाहरण में कौन सा अलंकार है? विरोधाभास है, क्योंकि वास्तविक विरोध नहीं होता लेकिन विरोध का आभास होता है। तीसरा प्रश्न एपटित गद्यांश का था। 3-4 बार इस एपटित गद्यांश को अच्छी तरह पढ़ना है, फिर प्रश्नों के उत्तर देने हैं। जन का मस्तिष्क किसे कहा गया है? अगर आप देखेंगे तो यहाँ आया, देखिए, संस्कृति ही जन का मस्तिष्क है। ये संस्कृति ही जन का मस्तिष्क है, सही उत्तर संस्कृति हो जाएगा। मनुष्य के जीवन की श्वास प्रश्वास किसे कहा गया है? तो जो युगों युगों से जो चली आ रही सभ्यता है उस सभ्यता को श्वास प्रश्वास कहा गया है। उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक क्या है? राष्ट्र की संस्कृति। राष्ट्र की संस्कृति, ये इसका शीर्षक है। वृक्ष का पर्यायवाची शब्द गद्यांश में से छांट के लिखना है। तो यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ आया वृक्ष के लिए आया विटप। विटप वृक्ष को ही कहते हैं, पेड़ को कहते हैं, तो इसका पर्यायवाची हो जाएगा। राष्ट्र के समग्र रूप में किस किस को शामिल किया गया है? जो राष्ट्र का समग्र रूप है उसमें किस किस को शामिल किया गया है? तो यहाँ पर हम देखेंगे तो राष्ट्र के समग्र रूप में देखिए भूमि आ जाएगी, जन और जन की संस्कृति, इन 3 तत्वों को शामिल किया गया है। और राष्ट्र में विकसित पृथक पृथक संस्कृतियों का मूल आधार क्या है? तो अंतिम लाइन आई है, उनका मूल आधार है पारस्परिक सहिष्णुता और समन्वय, ये इनका मूल आधार है। चौथा प्रश्न एपटित पद्यांश या काव्यांश का है। इसको भी 3-4 बार अच्छी तरह पढ़ना है। अर्थ नहीं भी आए तो कोशिश करनी है कि एक मोटा मोटा अर्थ इसका क्या बैठ रहा है। एग्जैक्ट अर्थ तो आएगा नहीं क्योंकि एपटित है ये। वन में कौन जाना चाहता है? तो यहां देखिए पूरे, अगर हम काव्यांश को पढ़ेंगे, पद्यांश को पढ़ेंगे, तो यहां पर आया देखिए कि नगर को छोड़ अतएव वन जाऊंगा। तो वन कौन जाना चाहता है? ये देखिए धर्मराज। धर्मराज यानी युधिष्ठिर, जो ज्येष्ठ पांडव है, वो वन में जाना चाहते हैं। एक आग तब से ही जलती है मन में, पंक्ति का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो पश्चाताप की जो आग है वो युधिष्ठिर के मन में जल रही है, उसी के बारे में यहाँ
वर्णन किया गया है कि महाभारत का युद्ध हो गया और उसके परिणाम ने युधिष्ठिर को विचलित कर दिया है, सोचने पर मजबूर कर दिया है, और वो ये सोच रहे हैं कि ये मैंने क्या कर दिया है, और वो पश्चाताप की आग में जल रहे हैं क्योंकि अपने आप को दोषी मान रहे हैं। मानव को देख आंखें आप झुक जाती है, पंक्ति के अनुसार आंखें झुकने का क्या कारण है? वैसे आंखें तभी झुकती है जब अपराध बोध होता है, अपराध बोध जब होता है तब आंखें झुकती है। यहां पर भी युधिष्ठिर जो है महाभारत के लिए अपने आप को दोषी मान रहे हैं, अपने आप को अपराधी मान रहे हैं कि मेरे कारण मैंने इतना रक्तपात बहाया है, इसलिए गलती होने के कारण, अपने आप को दोषी समझने के कारण उनकी आंखें किसी भी व्यक्ति को देखते हैं तो झुक जाती है। जानता हूं पाप ने धुलेगा वनवास से भी, पंक्ति में पाप का क्या आशय है? जो महाभारत के युद्ध में अपने परिजनों का जो रक्त बहाया, परिजनों का जो खून बहाया, रक्त बहाया, उनको मौत के घाट उतारा, एक तरह से युधिष्ठिर कह रहे हैं कि वो मैंने पाप का काम किया है और वो पाप से मैं कभी मुक्त नहीं हो पाऊंगा। काव्यांश का पात्र आत्मघात क्यों नहीं करना चाहता है? तो देखिए यहां आया है, पात्र कौन है? युधिष्ठिर। आत्मघात क्यों नहीं करना चाह रहा है? क्योंकि और कलंक लगेगा, उसके चरित्र पर पहले ही खूब सारे दोष लगे हुए हैं, और कलंक आत्महत्या का और लग जाएगा, इसलिए वो नहीं करना चाहता है। काव्यांश का पात्र कहां बैठकर आंसू बहाना चाहता है? तो यहां पर आया देखिए कि कंदरा में बैठ अश्रु खुल के बहाऊंगा। तो जंगल में जाकर के, वन में जाकर के जो कंदरा है, गुफाएं हैं, वहां पर वो बैठ करके आंसू बहाना चाहता था कि कोई उसको रोता हुआ देख नहीं सके। खंड ब में देखिए उल्टा पिरामिड शैली में समाचार कैसे लिखे जाते हैं। समाचार लेखन की सबसे प्रसिद्ध शैली है उल्टा पिरामिड शैली। ये होता है इंट्रो, ये होता है बॉडी, और ये होता है समापन। 6 ककार का प्रयोग किया जाता है, 4 ककार इंट्रो में आ जाते हैं, 2 ककार यहां आ जाते हैं। महत्वपूर्ण खबर को ऊपर लिखा जाता है, ऐसा आप लिखें, खूब बार आ गया है प्रश्न। कविता के बहाने कविता का मूल भाव लिखिए। तो इन दिनों काव्य संग्रह से ली गई जो कुंवर नारायण की कविता है, कौन है कवि? कुंवर नारायण। जो कविता के बहाने इन दिनों काव्य संग्रह से ली गई है, इसके बारे में आपको लिखना है। तो जब कविता जो है उसकी कोई सीमा फिक्स नहीं है, असीम कविताएं होती है, अर्थात उसका कोई और छोर नहीं होता है, और जैसे बालक इधर उधर घूमता है ऐसे ही वो कविता लिखी जा सकती है, उसका कोई विषय फिक्स नहीं होता है। कल्पनाशीलता होती है कविता में। लेखक ने लड़कों की टोली को मेंढक मंडली क्यों कहा? लेखक कौन है यहाँ? लेखक है आपका धर्मवीर भारती। और काले मेघा पानी दे पाठ जो संस्मरण है वहां से लिया गया है, क्योंकि लेखक जो इंद्र सेना थी उसको मेंढक मंडली कहता था, क्योंकि उसे अंधविश्वास मानता था, और जो पानी गर्मी में सहज के रखा गया उसको उड़ेलना वो ठीक नहीं समझता था। जैसे मेंढक पानी में लौटते पोड़ते हैं, ऐसे वो इंद्र सेना के जो लड़के थे वो कीचड़ में लौटते पोड़ते हैं, इसलिए वो मेंढक मंडली का। वसंत पाटिल से दोस्ती होने के बाद लेखक के व्यवहार में कौन कौन से परिवर्तन हुए? गणित में वो अच्छा पढ़ने लग गया, आत्मविश्वास आ गया उसको। मोहनजोदड़ो की खुदाई में प्राप्त जलकुंड की क्या विशेषता है? जो जलकुंड है, कैसे तो वहाँ कमरे बने हुए थे, कैसी उसकी चुनाई कर रखी थी, और जल संस्कृति जो सिंधु घाटी सभ्यता कहलाती है वो इसी के कारण कहलाती है। खंड 6 में दिन जल्दी जल्दी ढलता है गीत के माध्यम से कवि ने क्या संदेश दिया? हरिवंश राय बच्चन का जो गीत है निशा निमंत्रण काव्य संग्रह से लिया गया है। आदमी को सदैव चलते रहना चाहिए, अपनी मंजिल को पास देकर के उसे शिथिल नहीं होना है, गति को धीमा नहीं करना है। अथवा में देखिए कवितावली जो तुलसीदास जी की है, उसमें तुलसी को अपनी युग की आर्थिक विषमता की अच्छी समझ थी, तो उस समय की तात्कालीन परिस्थितियों का तुलसीदास जी ने बड़ा यथार्थवादी चित्रण किया, उसी को लिखना है। भगत जी का आचार समाज शांति और समता की स्थापना में किस प्रकार सहायक हो सकता है? जो जैनेन्द्र कुमार का बाजार दर्शन पाठ है वहां से है। भक्तिन महादेवी वर्मा को अधिक देहाती बना देती है। महादेवी वर्मा जो भक्तिन का संस्मरणात्मक रेखा चित्र है, भक्तिन जो है महादेवी वर्मा का संस्मरणात्मक रेखा चित्र, वहां से ये प्रश्न है। जूझ उपन्यास प्रतिकूल परिस्थितियों में संघर्ष की प्रेरक करता है। बिल्कुल, पढ़ने के प्रति जो लेखक की ललक होती है आखिर में वो सफल हो जाता है। आप कैसे कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता मूलतः खेती और पशुपालक थी? वहां जो खुदाई में जो अवशेष मिले हैं उनके आधार पर क्या क्या अवशेष मिले उसके बारे में लिखना है। फीचर और आलेख में मुख्य अंतर कौन कौन से हैं? क्रिकेट आज का लोकप्रिय खेल विषय पर आलेख लिखना है। कुंवर नारायण का कवि परिचय लिखना है। धर्मवीर भारती का लेखक परिचय लिखना है। खंड 2 में सबसे पहले सह प्रसंग व्याख्या काव्य खंड से निराला जी के पाठ बादल राग से है। ये अट्टालिका नहीं है रे आतंक भवन। पूंजीपति वर्ग किस प्रकार शोषण करता है मजदूर वर्ग का, किसान वर्ग का, और फिर अंत में क्रांति के रूप में वो परिणाम सामने आता है। सबसे तेज बौछारे गई बाद हो गया सवेरा हुआ खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा। आलोक धनवा जो
कविता है इनकी आलोक धनवा की, उसी में से ये लिया गया पतंग कविता। जो बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं और इनका एकमात्र काव्य संग्रह है दुनिया रोज बनती है। तो पतंग उड़ाने वाले बच्चे जो स्वच्छंद होकर के अपनी संभावनाओं को तलाशते हैं उसका वर्णन है। फिर गद्य की सर्वप्रथम व्याख्या देखिए, महाकाल देवता सपासप कोड़े चला रहा है, जो सीरीज के फूल हैं, अजय हरि प्रसाद द्विवेदी जी का पाठ है सीरीज के फूल, वहां से ये व्याख्या ली गई है। और चट गिड़दा चट गिड़दा चट गिड़दा, ये पहलवान की ढोलक, जो पहलवान की ढोलक फणीश्वर नाथ रेणु की आंचलिक कहानी है ये, उसमें से ये ली गई है। फिर आपको राज्य परियोजना निदेशक समग्र शिक्षा विभाग एवं आयुक्त स्कूल शिक्षा जयपुर की ओर से विद्यालयों में विभिन्न निर्माण कार्यों की एक निविदा तैयार करनी है और बोर्ड प्रायोगिक परीक्षा 2024 की तिथियों में संशोधन एक विज्ञप्ति लिखनी। निबंध देखिए, राजस्थान के मेले और त्योहार, राष्ट्र निर्माण में युवाओं का योगदान, आस्था का प्रतीक कुंभ और विद्यार्थी जीवन और नैतिक शिक्षा, ये निबंध है महत्वपूर्ण। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। जो चार अपने अब तक मॉडल पेपर हो चुके हैं, एक मॉडल पेपर और लेके आएंगे, सबकी पीडीएफ टेलीग्राम पे मिलेगी। धन्यवाद।